बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किराने स्टोर पर बहुत ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। इसी वजह से मैंने जल्दी स्टोर बंद न किया कि आता रिस्क किसे अच्छा नहीं लगता। आज मुझे स्टोर में बहुत देर हो गई थी। घड़ी पर वक्त देखा तो 11 बज चुके थे। मैंने सोचा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए क्योंकि हर सू अंधेरा छा गया था। मैंने अपना स्टोर बंद किया और घर की जानिब चल दिया था। मेरा स्टोर घर से काफी फासले पर था, इसीलिए मुझे हर रोज बाइक पर ही घर वापस जाना पड़ता था। आज भी मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ और घर की राह ली थी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था क्योंकि मुझे अम्मी की फिक्र हो रही थी। आज काम में इस कदर मसरूफ हो गया था कि अम्मी का भी ख्याल नहीं आया था। मैं अपनी सोचों में गुम था कि अचानक मेरी नजर रास्ते पर पड़ी एक औरत पर पड़ी थी। वो सड़क किनारे लेटी हुई थी। मैं चौंक कर रह गया था क्योंकि आज से कबल तो मैंने सड़क पर मर्दों को ही यूं सोते हुए देखा था। आज एक औरत को देखा तो हैरान रह गया था। मेरा उस औरत के लिए दिल दुखा था, इसीलिए मैंने उसके हक में दुआ की कि अल्लाह इसकी परेशानी दूर करे और इसकी हिफाजत फरमाए। मैंने अपनी बाइक तेज की थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे 3 चरसी बैठे हुए नजर आए थे। वो बड़ी गहरी निगाहों से उस औरत को देख रहे थे, जैसे गिद्ध बैठे अपने शिकार को देख रहे हों। मुझे ये सब अजीब लगा था। मैंने अपनी बाइक रोक ली थी। मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दिल में ख्याल आया कि आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं एक औरत को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। छोड़कर जाता भी तो कैसे। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की शक्ल घूम गई थी। मेरी बहन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन फिर भी जो भी था, मैं एक बहन का भाई था। किसी भी औरत को देखकर मुझे अपनी बहन का ही ख्याल आता था। इसीलिए मैंने एक बार फिर से अपनी बाइक रोक ली थी। मैं उतरकर उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा, यहां क्यों सो रही हो? वो मेरी बात सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। कहने लगी, क्या ये जगह आपकी है? मैंने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं, ये जगह मेरी नहीं है, लेकिन यूं सड़क पर सोना मुनासिब नहीं लगता। तुम यहां क्यों लेटी हुई हो? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, मेरी मजबूरी है, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कहा, अपने किसी रिश्तेदार के घर चली जाती। तो उसके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए थे। वो कहने लगी, अगर रिश्तेदार होते तो क्या आज मैं आपको यहां नजर आ रही होती? वो लड़की एक मामा बन गई थी। मुझे उसमें दिलचस्पी हुई थी। मैंने उससे कहा, उठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। वो लड़की मेरी बात सुनकर एकदम से उठकर खड़ी हो गई थी। मुझे ये बात अजीब लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा जो तुम एकदम से मेरे साथ चलने के लिए रजामंद हो गई हो? उसने नफी में सर हिलाया। उसने कहा, मुझे आपसे डर नहीं लगता। मैं मुस्कुरा दिया था और उस लड़की को कहा कि मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। फिर सुबह तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूंगा। आज रात मैं तुम्हें यूं सड़क पर नहीं छोड़कर जा सकता। वो लड़की खुश हो गई थी। जैसे ही वो मेरी बाइक पर बैठने लगी तो वो तीनों मर्द जो उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, वो मेरे करीब आ गए थे। वो कहने लगे, तुम इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं बोला, मैं इसको अपने घर लेकर जा रहा हूं। उन तीनों में से एक भूरे बालों वाला मर्द कहने लगा, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। मैं बोला, क्यों? तुम मुझे इजाजत ना देने वाले कौन होते हो? तो वो आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इस लड़की को छोड़कर यहां से चले जाओ। और फिर दूसरे दो आदमी भी बोले, हाँ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम इसे यहां छोड़कर चले जाओ। उन दोनों के चेहरे उस वक्त बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुझे उनसे खौफ आया था। तो फिर सोचा कि एक औरत बेचारी उनसे कितना डर रही होगी। वो लड़की रोने लगी थी। वो बोली, मुझे इनसे बचा लो। जबकि वो तीनों मर्द मेरे और लड़की के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए थे। वो कहने लगे, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। यह मंजर बड़ा खतरनाक हो गया था। अब मेरे लिए यही आसान था कि मैं उस लड़की को वहां छोड़कर खुद आराम से अपने घर चले जाता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी बहन नजमा की शक्ल घूम रही थी। गो के नजमा ने हमारे साथ बुरा किया था। उसने मेरा दिल दुखाया था। उसने मेरी मां को अजियत दी थी, मगर मैं उसे दिल से नहीं भुला सकता था। मुझे आज भी वो दिन बड़ी अच्छी तरह से याद है। जब मैं थका हारा काम से वापस घर गया तो नजमा मेरे सामने आकर बोली, भाई, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। मुझे तो यही लगा था कि वो अपनी पढ़ाई के मुतालिक मुझसे कुछ कहेगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। मैंने उससे कहा,
हाँ, तुम बेफिक्र होकर बात करो नजमा। कहने लगी, भैया आप मोहल्ले की लड़की जमशेद को जानते हैं ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ जानता हूँ, तो क्या हुआ? मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे थे कि कहीं वो मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर में ताक झांक तो नहीं करता था। मेरी बहन कहने लगी, भाई पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। नजमा, मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ, जो भी कहना है जल्दी कहो। नजमा कहने लगी, भाई इस कदर जल्दबाजी ना करें, आप आए, अम्मी के कमरे में चलते हैं, वहां बैठकर बात करते हैं। मेरी वालिदा बीमार थी, उनको चंद बरस कबल फालिज का अटैक आया था। इस वजह से वो बिस्तर से लग कर रह गई थी। अम्मी बोलती तो थी मगर वो हरकत न कर सकती थी, बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। मेरी बहन नजमा ने ही अम्मी का ख्याल रखा था और उन्हें संभाला था। मैं अपनी बहन के पीछे चलता चलता अम्मी के कमरे में आ गया था। उनके चेहरे पर भी आज मुझे इज़्तिराब नजर आ रहा था। मैंने कहा, हाँ नजमा बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? इस कदर पहेलियां क्यों भिजवा रही हो? तो वो कहने लगी, भाई मैं जुनैद के साथ शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा था कि वो अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए लेकर आएगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि अभी तुम ना लेकर आना, पहले मैं घर वालों से बात करूंगी। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, नजमा ने मुझसे भी बात की थी, मगर मैंने इससे कहा कि मेरे साथ तो कोई बात न करो, सबसे पहले अपने भाई सरफराज से पूछो, अगर वो इजाज़त देता है तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर दूंगी। सरफराज, देखा जाए तो जुनैद के रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। वो एक अच्छा और समझदार लड़का है, अपनी मुलाजमत करता है, अच्छा कमाता है और मुश्किल वक्त में मेरे भी काम आता है। अगर मुझे कोई दवाई की ज़रूरत हो और तुम घर पर मौजूद ना हो तो मैं जुनैद से दवाई मंगवा लेती हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर दंग रह गया था। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया था और मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त किया था। तब नजमा बोली, भाई जुनैद का नंबर मुझसे ले ले। इस बात पर मैंने उठकर नजमा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे जुनैद का नंबर दे रही थी, मुझे ये बता रही थी कि उसके पास जुनैद का नंबर भी है। शायद उन दोनों का आपस में टेलीफोनिक राब्ता था। ये सब बातें मेरी बस से बाहर हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा मत कहना। ये ना हो कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूं कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। वो वक्ती तौर पर तो चुप कर गई थी और अब मेरे सीने में आग लगी हुई थी। मेरी बहन का एक गैर लड़के के साथ राब्ता था और मुझे उसकी खबर ही नहीं थी। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ था। खैर यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, सरफराज तुमने फिर कोई जवाब नहीं दिया। नजमा सारा दिन मेरा सर खाती रहती है कि भाई ने क्या जवाब दिया, भाई से कुछ पूछें। मैंने कहा, अम्मी आप नजमा को बुलाएं। अम्मी ने नजमा को आवाज़ दी। नजमा जल्दी से कमरे में आ गई। वो कहने लगी, क्या बात है अम्मी? मैं बोला, नजमा मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अभी तक जुनैद की बात करना छोड़ी नहीं है। तुम्हें पता भी है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने उस दिन भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था और आज तुम फिर उसकी बात करने लगी हो। तो नजमा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, भाई मैं सरफराज के बगैर नहीं रह सकती। अगर आपने एक के बजाय मुझे 10 थप्पड़ भी मारे होते तब भी मैं जुनैद का नाम लेना ना छोड़ती। बस अब मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। मैंने नजमा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेके आया था। रात का वक्त था। अम्मी पीछे से आवाजें मारती रही थी। वो कहने लगी, खुदा का वास्ता है सरफराज, मेरी बेटी को कुछ न कहना, वो ना समझ है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं नजमा को समझा दूंगी। आज के बाद वो उसका जिक्र तक नहीं करेगी, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ न कहना। मैं अम्मी की आवाज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ बस आगे बढ़ता चला गया था। सुबह जब मैं अम्मी के कमरे में आया तो वो बहुत बेचैन थी। उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगी, मेरी नजमा कहाँ है? मैंने कहा, अम्मी आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेंगी। अम्मी मेरी तरफ बड़ी हैरत से देख रही थी। वो कहने लगी, कैसे नाम न लूं उसका? मेरी बेटी है वो, 24 बरस पाला है मैंने उसे, उसको दिल का टुकड़ा बना कर रखा है, और अब अचानक तुम मुझे आकर कहने लगे हो कि मैं उसका तस्करा न करूं। सीधी तरह बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? मैं बोला, अम्मी मैंने उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये बात सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, सरफराज
मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मैं बोला, अम्मी, मैंने वही कुछ किया है जिसकी वो हकदार थी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के बाद आप नजमा का नाम इस घर में नहीं लेंगी, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और आप यहां तन्हा रह जाएंगी। अम्मी के चेहरे पर बेबसी के बादल छा गए थे। वो इतनी उदास लग रही थी जैसे कि कोई जवान बेवा हो। खैर, मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया था। उसके बाद अम्मी ने मेरे सामने कभी भी नजमा का नाम नहीं लिया था, मगर उनकी बिगड़ती हालत इस बात की गवाह थी कि अम्मी अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करती हैं। मैं अम्मी को डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें कोई बहुत बड़ी टेंशन है। जब उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएंगी। और मैं जानता था कि उनकी टेंशन कभी खत्म हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि नजमा अब कभी लौट कर वापस आने वाली नहीं थी। मैं एक बहन का भाई था, इसीलिए आज सड़क पर पड़ी लड़की को देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं उसे बचा लेना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था, मगर वो 3 मर्द मुझे बड़े खतरनाक इरादों से देख रहे थे, जैसे वो मुझे खत्म करना चाहते हो। मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाने का फैसला किया था। मैंने उन 3 मर्दों के साथ झगड़ा किया था, उनके मुंह पर मुक्के मारे और फिर लड़की को बाइक पर बिठाकर बड़ी तेजी के साथ अपने घर ले आया था। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, कहीं वो मर्द आपके घर तो नहीं आ जाएंगे? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते। अब वो लड़की रोने लगी थी। वो बोली, आप मेरी कैफियत नहीं समझ सकते। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूं। खुदारा आप एक बार घर से बाहर निकल कर देखें, वो मर्द हमारे पीछे तो नहीं आए। मैंने उस लड़की की तसल्ली के लिए घर से बाहर का जायजा लिया था और फिर उस लड़की से कहा, तुम भी एक बार बाहर निकल कर देख लो, हमारे पीछे कोई नहीं आया है। वो लड़की डरते डरते बाहर निकली थी। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और तब कहीं जाकर उसने सुख का सांस लिया था। मैं उसे अपने घर के अंदर ले गया और एक कमरे में बिठा दिया। खुद अम्मी के पास चला गया था। मेरी अम्मी लेटी हुई थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दें, आज आने में देर कर दी। आपको भूख तो लगी होगी। अम्मी ने नफी में सर हिलाया और बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। पड़ोसन आई थी, वो मुझे खाना भी खिला गई है और साथ ही मुझे रात की दवाई भी दे गई। ये बात सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान हुआ था। मैं बोला, अम्मी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अम्मी ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, नहीं, अब तो बस मुझे नींद आई है, मैं सोना चाहती हूं। मैंने अम्मी को कहा, ठीक है, आप सो जाएं। इतना कहकर मैं उठकर उस कमरे में आ गया था जहां वो लड़की थी। मैं उसके पास गया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था और ये बात मुझे हैरान कर रही थी। मैं उससे बोला, तुम्हारा क्या नाम है? तो वो कहने लगी, मेरा नाम समीना है। मैं बोला, तुम्हें मेरे घर आकर डर नहीं लग रहा क्या? उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा एतमाद है। मैं उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर एतमाद कैसे हो सकता है? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। तो वो लड़की कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूं। मैं बोला, वो कैसे? मैंने तो आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा था, तो फिर तुम मुझे कैसे जानती हो? वो लड़की कहने लगी, आप जब अपने काम से वापस घर जाते थे तो मैं आपको देखा करती थी। आप मुझे बड़े शरीफ इंसान लगे थे। आपने कभी इधर उधर ताक झांक नहीं की थी। काम करके अपने घर वापस चले जाते थे। रोज रोज आपको देखती रही तो मैं आपको पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं खुद से भी तो वाकिफ थी ना। मैं एक सड़क छाप लड़की थी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, कोई खानदान नहीं था, कोई अपना नहीं था। तो फिर मैं कैसे आपको हासिल करने का सोच सकती थी? इसीलिए मैंने कभी भी दिल में यह ख्याल नहीं आने दिया कि आप मुझे मिल जाएंगे। लेकिन दिल पर तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता ना। मैं अपने दिल को राजी करने के लिए रोज आपको देखा करती थी और देखें किस्मत में मेरी क्या लिखा था। आज आप मुझे कैसे मिल गए। आपने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे अपने घर भी ले आए। मुझे आज आपके घर के बिस्तर पर सोने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप सुबह मुझे अगर शेल्टर होम छोड़ भी आएंगे तो भी मुझे किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं होगा। मुझे यही लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजार ली है। मैं बेइंतहा खुश हूं कि आज आपके रूबरू बैठकर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है।
मैं समीना की ये बातें सुनकर बड़ा खुश हो गया था। जब उसने अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ किया कि वो मुझे पसंद करती है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। समीना इतनी खूबसूरत लड़की थी कि दिल चाहता था उसको देखता ही रहूं। वो भी मुस्कुराकर मुझसे बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने खानदान के मुतालिक बताओ, तुम सड़क पर क्या कर रही थी। मैं उस लड़की के साथ बातें करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए बहाने बहाने से बात बढ़ा रहा था। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ उसकी मदद करने का था, उसके साथ बातें करने का तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जब उसने मेरी तारीफ कर दी थी तो मैं फूले नहीं समा रहा था। मैं खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। वो लड़की कहने लगी, मेरा कोई खानदान नहीं है। दरअसल मेरे अब्बू ने अपने खानदान वालों से छुपकर मेरी माँ से शादी की थी। उन्होंने कभी भी अपने घर में मेरी अम्मी को मकाम नहीं दिलवाया था। उन दोनों की शादी उम्र भर खुफिया ही रही थी। किसी को तो इल्म भी नहीं था कि मेरी अम्मी असलम की बीवी हैं। एक दिन हमें खबर मिली कि अब्बू का इंतकाल हो गया है। ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत रोई थी। अम्मी ने कहा कि अब हमें तुम्हारे बाप के जनाजे में जाना चाहिए, इसीलिए हम अब्बू के आबाई घर पहुंच गए थे। लेकिन वहां किसी ने हमें घुसने ही नहीं दिया था, क्योंकि अम्मी ने दरवाजे पर ही बता दिया था कि वो असलम की खुफिया बीवी हैं। उन लोगों ने समझा कि हम शायद झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें गेट से ही वापस भेज दिया था। अम्मी ये सब देखकर बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी। वो हर वक्त अब्बू को याद करती रहती थी और साथ ही साथ उन्हें अब्बू के घर वालों का रवैया भी नहीं भूलता था। वो यही कहती थी कि समीना, मुझे तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि वो हमें मकाम दिलवाएंगे, वो हमें अपना लेंगे, दुनिया वालों को बता देंगे कि हम दोनों उनकी हैं। मगर देखा, वो तो इंतकाल कर गए। उन्होंने तो अपना वादा पूरा भी नहीं किया। अब तुम ही मुझे बताओ कि हम क्या करें। हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं रह गया। अम्मी ने भागकर शादी की थी, इसीलिए वो वापस अपने खानदान में भी नहीं जा सकती थी। अम्मी हर वक्त टेंशन लेती रहती थी, इसी वजह से वो बीमार रहने लगी थी और यही बीमारी उनकी जान ले गई थी। अब मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मालिक मकान ने मुझ पर बुरी नजर रखी थी। वो कहने लगा था कि तुम इस घर में रहो, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा, मगर तुम मेरी हो जाओ। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं वो घर छोड़कर आ गई थी। मैं अब गलियों में फिरती रहती हूँ। कोई खाने को दे देता है तो खा लेती हूँ, और रात सोने के लिए मैं सड़क पर ही लेट जाया करती थी। ये और बात है कि रात भर मुझे नींद ना आती और मैं अपना पहरा ही देती रहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इर्द गिर्द के लोग मुझे बड़ी बुरी निगाहों से देख रहे हैं। मुझे समीना की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ था। मैं बोला, तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हें अपने वालिदैन की गलती की सजा भुगतनी पड़ी है। समीना कहने लगी, आपने मुझ पर इतनी करम नवाजी तो कर ही दी है कि अपने घर ले आए। अब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे लिए खाने को भी कुछ ले आए। मैं समीना की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ था और बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं अभी तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करता हूं। तुम मुझे बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगी। वो कहने लगी, आप अगर अचार के साथ भी मुझे रोटी दे देंगे तो मैं वो भी बखुशी खा लूंगी। मैं बोला, तुम फिक्र न करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। मैं घर से बाहर निकला तो हमारे मोहल्ले में ही एक छोटा सा होटल बना हुआ था। मैंने होटल वाले से पूछा कि आज क्या बनाया है, तो उसने कहा कि आलू पालक है, लेकर जाने हैं तो ले जाओ। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं, आलू पालक की जरूरत नहीं। मैंने दिल में सोचा कि मैं उस लड़की को अब आलू पालक खिलाता अच्छा नहीं लगूंगा। मैंने सोचा कि उसके लिए तिक्के ले जाता हूं। उस टाइम वैसे भी सड़कों पर तिक्के वाले बहुत खोखे लगाकर खड़े होते थे। मैं आगे तक चला गया। वहां से मैंने आग पर भुने हुए तिक्के खरीदे, चटनी, रायता और सलाद खरीद कर घर ले आया था। मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि वो लड़की इतना अच्छा खाना देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। मैंने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा जहां वो लड़की मौजूद थी, तो मेरा दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि वो लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे कहने लगी, मुझे बचा लो। मैं बोला, क्यों, क्या हुआ है। तो वो कहने लगी, वो 3 आदमी यहां पहुंच जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चले गए तो मुझे लगा कि मैं यहां पर महफूज नहीं हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अब इतनी दूर से होकर आया हूं, वो कहीं भी नहीं थे। तुम यहां बैठो, मैं अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए सारी चीजें लेकर आता हूं। मैं किचन में गया और बर्तन में खाने का सामान निकालकर
कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे कमरे की बैरूनी खिड़की खुली हुई थी और वो तीनों आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो कहने लगे, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। उस वक्त तो मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं था। एक मेरी मां थी जो कि बिस्तर से लगी पड़ी थी। अब मुझे और उस लड़की को उन तीनों आदमियों ने यरगमाल बना लिया था। मैं बेहद घबराया हुआ था और वो तीनों आदमी हमें देखकर हंस रहे थे। वो बेतहाशा खौफजदा लग रही थी। उन आदमियों ने हमारे गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। वो मुझसे कहने लगे, अब बताओ तुम क्या कर लोगे। पहले तो बहुत हीरो बन रहे थे। मैंने समीना से कहा, ये खिड़की तो बंद थी ना, ये किसने खोल दी। तब समीना मुस्कुराकर बोली, ये खिड़की मैंने खोली है। उसकी बात सुनकर मैं बेहद घबरा गया था। मैं बोला, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई, तुमने खिड़की क्यों खोल दी। समीना हंसकर बोली, तुम मर्दजात भी क्या चीज हो, जहां खूबसूरत लड़की देखी वहीं पर पिघल कर रह जाते हो। अगर मेरी जगह कोई बूढ़ी खातून होती या फिर कोई बुजुर्ग होता तो क्या तुम उसे अपने घर लेकर आते। यकीनन तुम ऐसा हरगिज न करते। फिर समीना उन मर्दों से मुखातिब हुई और बोली, इस घर में कोई नहीं है, एक ये लड़का है और एक इसकी माँ है। वो बिस्तर पर पड़ी है, हिलने जुलने की सकत नहीं रखती। तुम लोग आराम से लूट मार करो। ये बात सुनकर मुझे लगा था कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। आज तो हद हो गई थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। वो मर्द मेरे घर में चल फिरकर चोरी करने लगे थे, जबकि समीना और उसका एक साथी मेरा पहरा दे रहे थे। उस वक्त मैं बेबसी की इंतहा पर था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। यूं ही आधा घंटा गुजर गया था और वो आदमी अभी तक मेरे घर में मौजूद थे। फिर अचानक कुछ बहुत ही अनोखा हुआ था। मेरे घर के पास से ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा था। वो चोर भी चौंक गए थे। देखते ही देखते पुलिस एहलकार मेरे घर की दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे। उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। मैंने पुलिस से पूछा कि आपको कैसे इल्म हुआ कि हमारे घर में चोर दाखिल हो गए। तो इंस्पेक्टर कहने लगा, आपके घर से मिस नजमा की कॉल आई थी। इतना कहकर वो चले गए थे। मैं जल्दी से उस तहखाने की जानिब बढ़ा जहां मैंने नजमा को बंद किया हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तहखाने का दरवाजा खुला था। मैं जल्दी से अंदर गया तो नजमा उदास सी जमीन पर बैठी हुई थी। मैं बोला, नजमा ये सब क्या हुआ था। वो बोली, भाई थोड़ी देर पहले तहखाने का दरवाजा खुल गया था। मैं समझी शायद आपने खोला होगा, इसीलिए मैं बाहर निकल आई। तब मैंने देखा कि एक लड़की हमारे घर में घूम फिर कर हर शय का जायजा ले रही है और साथ ही साथ फोन पर किसी को हिदायत भी दे रही है कि घर में इस वक्त कोई नहीं है, तुम लोग आ जाओ, हम लूट मार कर लें। तब मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी थी। मैंने नजमा के सामने हाथ जोड़ दिए थे और रो रो कर उससे माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की। तुम जहां कहोगी मैं वहीं तुम्हारी शादी कर दूंगा। नजमा हैरान थी कि आखिर मुझे क्या हुआ है, जबकि मैं उसे ये नहीं बता पाया कि मेरी बहन तुम बहुत हया वाली हो, अच्छी हो, नेक हो। फकत पसंद की शादी करने से कोई बुरा नहीं बन सकता। बुरा तो मैं था जो सड़क पर पड़ी लड़की को उठाकर अपने घर ले आया था। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी, जबकि अपनी बहन के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर मैं आग बगोला हो गया था। मैं खुद कहां का पारसा था जो अपनी बहन पर जुल्म कर रहा था। मैंने दोहरा मयार बनाया हुआ था कि मेरी बहन तो किसी गैर महरम का नाम भी ना ले और मैं ना महरम के साथ बैठकर गपशप लगाऊं। इस चीज की मुझे बहुत भयानक सजा मिलने वाली थी, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। मैं लुटने से बच गया था। मैंने अपनी बहन की शादी जुनैद से करवा दी और दिल में यह अहद कर लिया कि पसंद की शादी की कभी मुखालफत नहीं करूंगा। इस चीज की इजाजत तो हमारे दीन में भी है, फिर मैं कौन होता हूं इनकार करने वाला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने से बचा लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।